नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत में फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होने वाली हैं। आज हर अपडेट आप तक पहुंचाने वाले हैं। और हम नोएडा के सेक्टर 50 के मेघदूतम पार्क में, जहां आप देख सकते हैं हमारे आसपास लोग फिटनेस के लिए आए हैं, योग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, यानी कि अपनी सुबह और अपने दिन को बेहद खूबसूरत बना रहे हैं। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ। रहमान बर्क को एक बार फिर से नोटिस जारी किया गया है। हिंसा भड़काने के आरोप उन पर भी लगे थे और साथ ही साथ अवैध निर्माण को लेकर के भी अब मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के अफसरों की अवैध निर्माण की नपाई की गई है। नखासा पुलिस ने अवैध निर्माण का नोटिस भी चस्पा कर दिया है, यानी जियाउर रहमान की मुश्किलें देखिए कितनी ज्यादा बढ़ रही है। तो देखिए, सपा सांसद को हिंसा भड़काने के मामले में जल्द ही नोटिस मिल सकता है, ये कहा जा रहा है। जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद में अब संभल सांसद की गिरफ्तारी पर भी लगातार जो चर्चाएं हैं वो शुरू हो गई है। और इसी से जुड़ी एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। संभल सांसद को देना होगा इंच इंच का हिसाब। बिना नक्शा पास हुए कैसे करा दिया अवैध निर्माण। वर्क की बोलती बंद, आ रहा बाबा का बुलडोजर। पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने की सांसद के घर की नापतोल। क्या अब संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर बाबा का बुलडोजर चलेगा? क्या सपा सांसद का बिना परमिशन और नक्शे से बना अवैध निर्माण वाला घर गिरेगा? संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। सपा सांसद के घर की नपाई शुरू हो गई है। सपा सांसद बर्क के घर अफसरों की टीम जांच कर रही है। जियाउर रहमान बर्क के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल सकता है। जब पुराने खतौनी को निकाला गया और खसरा निकाला गया और जब संभल प्रशासन ने मापा तो उन्होंने पाया कि यह जो जमीन जो है यह कहीं ना कहीं जो है बिना नक्शा पास कराए हुए इसे बनाया गया है, जिसके बाद से संभल प्रशासन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है। और इसी एक्टिवनेस को लेकर के संभल प्रशासन एक बार फिर से जो है सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पहुंचा और उसके बाद यहाँ पर जाँच की, यहाँ पर नपाई किया गया। जियाउर रहमान बर्क को पिछले साल ही निर्माणाधीन मकान को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आरोप है कि सपा सांसद संभल के दीपसराय एरिया में मकान बनवा रहे हैं, उसमें अवैध निर्माण किया गया, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है और नखासा पुलिस ने मौके पर नोटिस भी चिपका दिया है। उन्होंने निर्देश दिया है, समझे, किसने निर्देश दिया? उप जिलाधिकारी महोदय ने, और टीम का गठन हुआ है। उसमें बस मेजरमेंट करनी है। क्या 4 सदस्य और 5वें वो विनिमित क्षेत्र के हैं। जय विनिमित क्षेत्र में क्या कार्य? मुझे आदेश मिले थे यहाँ पे मेजरमेंट जो सांसद जी का मकान था तो उसके पैमाइश करनी थी, तो उसी के लिए आए हुए थे टीम के साथ में। संभल के एसडीएम वंदना मिश्रा का कहना है कि सपा सांसद की ओर से नगर निगम से बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराया जा रहा है। सपा सांसद की ओर से न ही कोई सबूत पेश किए जा रहे हैं और न ही कोई ऐसा तथ्य पेश किया गया जिससे साबित हो सके कि ये कोई नया निर्माण नहीं है। मैं उनके घर पे खतरा है, बुलडोजर चल सकता है। देखिए, एक्ट में जो प्रोविजन है हम तो उसके अनुसार चलेंगे। हम स्पेसिफिकली किसी विषय में बात नहीं कर रहे हैं, पर अगर वो जो एक्ट है वो सभी के लिए है, वो स्पेसिफिकली किसी के लिए नहीं है। जब हम धारा 10 में वाद दर्ज करते हैं और नौ निर्माण या इस तरह के निर्माण जो बिना नक्शे को स्वीकृत कराए हुए विनियमित क्षेत्र में किए जाते हैं तो वो सभी पर लागू होता है। वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो सभी के लिए एक समान ही है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर संभल में हिंसा फैलाने का भी आरोप है। जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद अब संभल सांसद की गिरफ्तारी पर भी तलवार लटक रही है। संभल हिंसा में सांसद जियाउर रहमान बर्क भी नामजद अभियुक्त हैं, इसलिए वो भी रडार पर हैं। दिया गया। और महाराष्ट्र की, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड की सरकार का, धामी सरकार का ये कहना है कि 500 से ज्यादा अवैध मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो मदरसे क्या अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे हैं? यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जितने भी मदरसे अभी तक सील किए गए हैं वो सब अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे थे। क्या उन्हें कहीं से फंडिंग भी मिल रही थी? इन तमाम बातों की जांच हो रही है। प्रदेश में अब तक 136 मदरसे सील किए जा चुके हैं और तमाम अवैध मदरसों को खत्म किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री ने ये बात साफ कर दी है। और देखिए, सवाल इसके ऊपर यही खड़ा हो रहा है कि अगर ये मदरसे अवैध तरीके से चलाए जा रहे थे, 500 से ज्यादा अवैध मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, ऐसे में जो कर्मी वहां पर काम कर रहे हैं उनका वेतन कहां से आ रहा है?
इसका मतलब सीधा सीधा है कि क्या उन्हें कहीं से फंडिंग की जा रही है, क्या मदरसे की आड़ में कुछ और ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इन तमाम बातों की हर एंगल से जांच की जा रही है। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर एक्शन जारी। प्रदेश में अब नहीं बचेगा कोई अवैध मदरसा। सीएम धामी की कसम, अवैध मदरसे करेंगे खत्म। उत्तराखंड की धामी सरकार अवैध मदरसों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। काशीपुर हो, हरिद्वार हो या फिर उधम सिंह नगर, हर शहर से अवैध मदरसों को खत्म किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने मदरसों को मिलने वाली अवैध फंडिंग की भी जांच के आदेश दे दिए हैं। उत्तराखंड में अब तक 136 मदरसे सील हो चुके हैं। जांच में ये मदरसे जरूरी कागजात नहीं दिखा पाए, जिसके बाद इनके खिलाफ एक्शन हुआ। सीएम धामी ने कहा कि अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी रहेगा। मैंने कहा कि अवैध अतिक्रमण, अवैध मजारे, अवैध जो भी हैं, जो इलीगल है, सबको लीगल रूप में लाया जाएगा। और जब तक ये अतिक्रमण पूरी तरह से इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटेगा, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। और ये काम केवल शुरू करने के लिए नहीं है, ये काम बिल्कुल पूरी तरह से साफ सफाई करने के लिए। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में 500 से अधिक अवैध मदरसे संचालित हो रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इन मदरसों को संचालित करने और कर्मियों के वेतन के लिए पैसा कहां से आ रहा है। क्या इसके पीछे धर्म की आड़ में कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं। जांच के बाद ये साफ हो सकेगा कि देवभूमि में संचालित हो रहे इन मदरसों को कहीं दूसरे देशों से फंडिंग तो नहीं हो रही है। बड़ी खबर आपको बताएंगे राजधानी दिल्ली से, जहां पर आज रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाएगा। रेखा गुप्ता खुद बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करती हुई नजर आई और बजट में 80,000 करोड़ का आंकड़ा पार हो सकता है। 27 साल बाद बीजेपी सरकार देखिए बजट पेश करने वाली है। ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिली थी, उसके बाद ये 27 साल बाद मौका होगा जब बीजेपी की तरफ से बजट पेश किया जाएगा दिल्ली के लिए। 27 साल के बाद में सूखा खत्म करने के बाद, आम आदमी पार्टी को हराने के बाद में बीजेपी के जो बजट है उससे आम जनता को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और इसलिए कहा भी जा रहा है कि 80 करोड़ के पार, ये 80,000 करोड़ के पार ये आंकड़ा जा सकता है बजट का। और दिल्ली सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि इतने लंबे वक्त के बाद जनता ने ये मैंडेट दिया है। ऐसे में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना बीजेपी सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है। देखना होगा बजट में क्या लोगों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए होता है, महिलाओं के लिए क्या होता है। 8 मार्च को योजना एक लॉन्च की गई थी, महिला समृद्धि योजना के लिए भी आज बड़ी घोषणा की जा सकती है। साथ साथ में 2500 रुपए महीना महिलाओं को देने की बात बीजेपी के द्वारा कही गई थी, उसको लेकर क्या कुछ किया जाता है और कौन सी वो योजनाएं होती हैं, कौन सा वो वर्ग होता है जिसके ऊपर खास फोकस इस बजट में किया जाता है, देखना महत्वपूर्ण होगा। देने वाला हत्याकांड आपको बताते हैं जो कि औरैया से सामने आया है। पत्नी ने अपने पति की हत्या करवाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर सुपारी किलर को पैसे दिए और शादी के महज 15 दिन बाद ये पूरी साजिश रची गई। और जरा अंदाजा लगाइए, जिस समय दिलीप नाम का शख्स जिसकी शादी प्रगति से 15 ही दिन पहले हुई थी, उस वक्त जब उस पर हमला हुआ, प्रगति अपने मायके में थी ताकि किसी को कोई शक न होने पाए। फिलहाल पुलिस ने सुपारी किलर को भी गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही। 4 दिन के अंदर पुलिस के द्वारा ये गुत्थी सुलझाई गई। और देखिए रिपोर्ट कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। वो पत्नी नहीं, मौत बनकर आई। मायके में मौत परवाना छोड़ाई। वो प्रगति पति के लिए जल्लाद थी, उसके लिए शादी धोखा और सुहाग सौदा था। 7 जन्मों का बंधन, साथ जीने और साथ मरने की कसम, 7 फेरों के साथ वचन, वो सब एक छलावा था। दुल्हन के जोड़े में दिलीप अपने लिए मौत घर लेकर आया था। शायद ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने महज शादी के 15 दिनों में सारे वादे और सारी कस्मों को पति के खून से धो डाला। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। 7 फेरों की वेदी पर बैठी पत्नी के दिल में पति के लिए अगर ये हसरत है तो खुद सोच लीजिए उस रिश्ते का अंजाम क्या होगा। वही हुआ जो प्रगति अपने प्रेमी अनुराग के साथ प्लान करके दिलीप के घर आई थी। घर वालों की मर्जी से उसने दिलीप से शादी तो कर ली, लेकिन ना वो दिलीप को पति के तौर पर अपना पाई और ना ही अनुराग से वियोग बर्दाश्त कर सकी। लिहाजा दिलीप को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी अनुराग को प्रगति ने 1 लाख रुपए दिए। प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने
अपना दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया। 2 लाख रुपए में दिलीप की हत्या की सुपारी रामजी नगर को दी गई, जिसमें से 1 लाख रुपए जो प्रगति ने प्रेमी अनुराग को दिए थे उन्हें एडवांस के तौर पर दिया गया। बाकी 1 लाख रुपए काम होने के बाद तय किया गया। इसके बाद 19 मार्च को प्लानिंग के तहत दिलीप पर हमला किया गया। अधमरी हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान 3 दिन बाद दिलीप की मौत हो गई। मामले की पड़ताल करते हुए तह तक पहुंची पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन साजिश के बाकी सूत्रधारों पर भी पुलिस को शक है। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग हैं, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इसमें अब पुलिस द्वारा 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक अनुराग और प्रगति के अफेयर की जानकारी परिवार को थी, लेकिन प्रगति के परिवार ने दोनों की मर्जी के खिलाफ दिलीप से प्रगति की शादी कराई, जिसको लेकर प्रगति बिल्कुल भी खुश नहीं थी। शादी के बाद दोनों की मुलाकात में दिलीप सबसे बड़ी अड़चन बन रहा था, लिहाजा अनुराग और प्रगति ने दिलीप को रास्ते से हटाने के लिए पूरी साजिश रच डाली। और चलिए आपको पूरी जो इनसाइड स्टोरी साजिश की है वो बता देते हैं। तो दरअसल प्रगति और अनुराग जो कि दोनों अपराधी हैं, ये एक ही गांव के रहने वाले थे और लगभग 4 साल से इन दोनों का आपस में अफेयर चल रहा था। इन दोनों की रिलेशनशिप थी, जिसके बाद में प्रगति ने जब अपने घर पे बोला कि मुझे अनुराग के साथ में शादी करनी है, घर वालों ने मना किया। घर वाले लव मैरिज के सख्त खिलाफ थे। और इसके बाद देखिए प्रगति ने घर वालों की मर्जी के हिसाब से 5 मार्च 2025 को दिलीप के साथ शादी कर ली और तब से ये प्लानिंग था कि दिलीप की हत्या करके फिर मैं और मेरा आशिक साथ हो जाएंगे। 5 मार्च को शादी रचाने के बाद 10 मार्च को, क्योंकि होली का सीजन था, होली का हफ्ता था, तो वो अपने घर पर होली का त्योहार मनाने के लिए पहुंचती। 19 मार्च को घायल दिलीप खेत में पड़ा मिलता है। सीसीटीवी की पड़ताल की गई, खंगाला गया तो पुलिस अनुराग तक पहुंची। प्रगति ने अनुराग को 1 लाख रुपए दिए थे ताकि सुपारी किलर को दिए जा सके, और 2 लाख रुपए में अनुराग ने दिलीप को सुपारी दी थी। तो आप देखिए कैसे सिलसिलेवार तरीके से पूरा प्लान इन दोनों ने तैयार किया था। और दिलीप की हत्या की पूरी साजिश इन दोनों ने मिलकर रची और जाहिर तौर पर शादी के पहले से ही ये प्लानिंग कर ली गई होगी कि जिसके साथ शादी की है उसको मरवाएंगे और उसके बाद दोनों साथ हो जाएंगे। लेकिन अब देखिए क्या अंजाम हुआ है।